हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बेहतर होंगे। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एस्टेट सीडीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन डिटेल एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर एस्टेट एग्जाम। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द नेचर ऑफ इमोशंस। कि जो संवेग हैं उनकी प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए है, इमोशनल एक्सप्रेशंस आर मॉडिफाइड बाय लर्निंग। कि जो संवेग की जो अभिव्यक्ति होती है वो अधिगम द्वारा परिवर्तित हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी है, इमोशंस आर परमानेंट स्टेट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। कि जो संवेग होते हैं वो जीव की स्थायी अवस्था है। ऑप्शन नंबर सी है, इमोशंस आर अराउज्ड बाय इंटरनल स्टिमुली। कि जो संवेग है वो आंतरिक उद्दीपनों द्वारा जागृत होते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है, सर्टेन फेशियल एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशंस हैव डिफरेंट मीनिंग्स। की जो संवेगों की निश्चित भावाभिव्यक्ति है वो भिन्न भिन्न अर्थ लिए होती है। तो जो इमोशंस होते हैं वो ऐसा नहीं है कि ये स्थायी अवस्था होती है, वो ना ही ऐसा कि वो आंतरिक उद्दीपनों द्वारा जागृत होते हैं। उनके लिए जो बाहरी उद्दीपन है वो भी उसके लिए उतना ही भागीदार होते हैं कि जितना आंतरिक होते हैं, ठीक है। और ना ही ये कि जो संवेग हैं उनकी निश्चित भावाभिव्यक्ति भिन्न भिन्न अर्थ लिए होती है। उनका कुछ अलग अलग भावाभिव्यक्ति हो सकती है और अलग अलग जो है अर्थ हो सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, इमोशनल एक्सप्रेशंस आर मॉडिफाइड बाय लर्निंग। कि जो संवेगों की अभिव्यक्ति है वो अधिगम द्वारा परिवर्तित हो जाती है। कि जो लर्निंग है उनकी के द्वारा वो मतलब कि किस तरह से आपको कौन सा एक्सप्रेशंस आपको शो करना है या अपने फेस पे जिस तरह से आएगा वो जो है लर्निंग के द्वारा चेंज हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन कंसिडर्ड एज लो विजन हु हैव आ विजुअल एक्यूटी बिटवीन। कि जो बालक होते हैं वो न्यून दृष्टि के माने जाते हैं, मतलब कि जिनको थोड़ा सा कम मतलब जिनकी दृष्टि होती है उनकी दृष्टि तीक्ष्णता कौन सी होती है, ठीक है। इसमें नंबर्स दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है 20/70 टू 20/200। ऑप्शन नंबर बी है दोष निवारक लेंसों के साथ 20/20 दृष्टि। ऑप्शन नंबर सी है दोष निवारक लेंसों के साथ 6/6 दृष्टि। और ऑप्शन नंबर डी है 20/10 से 20/30, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए 20/70 से 20/200, ठीक है। तो जिनका जो दृष्टि तीक्ष्णता होती है वो इतनी होती है, अगर 20/70 और 20/200, ठीक है, तो वो उनको क्या है कि न्यून दृष्टि वाला बालक उसको माना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट स्टेबल स्ट्रेटजी फॉर अ टीचर व्हेन ही एंड शी इज़ वर्किंग विद एडोलेसेंट स्टूडेंट इज़ टू। कि जो किशोर होते हैं, किशोर विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक अध्यापक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कार्य योजना कौन सी होती है। कि जो किशोर हैं जैसे कि 12 या 13 साल से जो 18 साल तक के हैं, तो उनके साथ काम करते हुए, ठीक है, तो उनमें से उपयुक्त जो कार्य योजना है वो कौन सी होती है, स्ट्रेटजी कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है, आस्क स्टूडेंट्स टू मेक कंपैरिजन्स। कि विद्यार्थियों से तुलना करने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर बी है, प्रपोज अ प्रॉब्लम एंड इनवाइट स्टूडेंट्स टू फॉर्म हाइपोथेसिस। कि एक समस्या प्रस्तुत कर विद्यार्थियों से परिकल्पनाओं का निर्माण करवाना। ऑप्शन नंबर सी है, गिव चिल्ड्रन एक्सपीरियंस इन ऑर्डरिंग ऑपरेशंस। कि बालकों को क्रमवार संक्रियाओं में अनुभव प्रदान करना। और ऑप्शन नंबर डी है, कंस्ट्रक्ट एन इंक्लाइंड प्लेन और अ हिल। कि एक झुका हुआ समतल अथवा पहाड़ी को बनाना या फिर निर्माण करना, ठीक है। तो इसमें क्या है कि विद्यार्थियों से तुलना करने के लिए कहना। तुलना तो एक कोई नॉर्मल सी चीज़ होगी, ठीक है, कि कोई भी दो चीज़ें आपने अलग ले ली, ठीक है, तो आप बच्चे को क्या बोलोगे, मतलब जो किशोर है उसको क्या बोलोगे कि इसमें कंपैरिजन करो, ठीक है। फिर है एक समस्या प्रस्तुत की उनके सामने, विद्यार्थियों के सामने, और क्या है कि परिकल्पना जो हाइपोथेसिस है उनका निर्माण करवाना है, उसके बारे में सोचना समझना, कई सारी चीज़ें उनके बारे में वो सोच के या फिर डिटेल से मतलब अपने जो विचार हैं फिर अपनी जो सोच है उसके प्रति वो प्रकट करें। और जैसे कि बालकों को कर्मवार संक्रियाओं में अनुभव प्रदान करना,
कि जो ऑर्डरिंग ऑपरेशंस हैं उनमें, और एक झुका हुआ समतल या फिर आपका क्या है कि कोई भी आप निर्माण करा रहे हो या फिर ड्रॉ करवा रहे हो कोई भी चीज़, तो इसमें क्या कही जो किशोर हैं तो उनके लेवल के हिसाब से, उनके एज ग्रुप के हिसाब से जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि एक समस्या आप प्रस्तुत करोगे विद्यार्थियों के सामने और उससे क्या है कि परिकल्पनाओं का निर्माण करवाओगे। ठीक है, तो ये सबसे सुटेबल स्ट्रैटेजी है, ठीक है, एडोलेसेंट के लिए एक टीचर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, कि जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन बालक विकास या फिर बच्चे के विकास के सिद्धांतों के बारे में गलत है। ऑप्शन नंबर ए है डेवलपमेंट फॉलोज आ डेफिनेट एंड प्रेडिक्टेबल पैटर्न, कि जो विकास है वो एक निश्चित और पूर्व अनुमानित प्रारूप से होता है। तो ये क्या है, ये चीज़ सही है। तो जो विकास है वो एक निश्चित क्रम में चलता है। ठीक है, जैसे कि बच्चा है क्या है, पहले शैशव काल आएगा, ठीक है, इन्फेंसी आएगी, उसके बाद चाइल्डहुड है, लेटर चाइल्डहुड है, प्री चाइल्डहुड है, ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो किशोरावस्था है, एडोलेसेंट है। ठीक है, तो इस टाइप से जो सिचुएशन है वो क्रमानुसार चलेगी। ठीक है, तो पूर्व अनुमानित भी वो होता है। ऑप्शन नंबर बी है ऑल इंडिविजुअल्स आर सिमिलर इन देयर डेवलपमेंट, कि जो सभी व्यक्ति हैं उनके विकास में समान होते हैं। ये तो चीज़ सही नहीं है कि जो सभी व्यक्ति हैं उनके विकास में वो समान हो, क्योंकि सबका क्या है कि विकास और वृद्धि सबका अलग अलग होता है। ठीक है, क्योंकि सबकी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है, तो इसकी वजह से भी उनकी दोनों चीज़ें क्या है उनकी अलग अलग होंगी। ऑप्शन नंबर सी है डेवलपमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट, कि जो विकास है वो आनुवंशिकी और वातावरण का उत्पाद है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है डेवलपमेंट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, कि जो विकास है वो समाकलन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, कि सभी व्यक्ति उनके विकास में समान होते हैं, लेकिन ये जो डेवलपमेंट है उसके फॉर्म में ये चीज़ इनकरेक्ट है, ये गलत है। ठीक है, बाकी जो ऑप्शंस दिए गए हैं ऑप्शन नंबर ए, सी और डी ये ठीक है विकास के उसमें जो डेवलपमेंट है इसके कंसेप्ट में, लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है वो गलत है, क्योंकि सभी व्यक्तियों का जो विकास है वो एक समान नहीं होता, क्योंकि सभी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ चाइल्ड्स डाइट अफेक्ट हाउ टॉल द चाइल्ड ग्रोज एंड इवन हाउ इफेक्टिवली द चाइल्ड कैन थिंक एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। इन दिस एग्जाम्पल डेवलपमेंट इज प्राइमरली इन्फ्लुएंस्ड बाय, कि जो एक बालक का आहार है मतलब उसका खाना पीना, मतलब कि उसका खान पान कैसा है, तो उसकी लंबाई कितनी होगी इसको प्रभावित करता है, और यहाँ तक कि बालक कितने प्रभावित तरीके से चिंतन करेगा और समस्याओं का समाधान करेगा, इसे भी वो क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, तो इस उदाहरण में विकास जो है मुख्यतः किस चीज़ से प्रभावित है। एक बच्चा है कि वो कैसा खाना खाता है, अगर वो फास्ट फूड खा रहा है, अच्छा खाना नहीं खा रहा, वो पौष्टिक आहार नहीं खा रहा, हेल्दी फूड नहीं खा रहा वो तो उसका विकास किस तरह से होगा, उसकी वृद्धि किस तरह से होगी। तो और दूसरी तरफ क्या है कि एक बच्चा जो है वो अच्छा खाना खा रहा है, तो उसका विकास और वृद्धि किस प्रकार से होगी, तो उन दोनों में तो फ़र्क होगा। ठीक है, तो क्या है कि इसमें अगर एक बालक का आहार अच्छा है, ठीक है, तो उसकी लंबाई पे भी फ़र्क पड़ेगा, जो उसकी शारीरिक वृद्धि है उस पर, और जो उसकी इंटेलेक्चुअल जो पावर है उसका जो मतलब दिमागी तौर पर जो उसकी एक कसरत है या फिर समस्या को सुलझाने की जो क्षमता है उसके ऊपर भी उसका फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये किस तरह से जो है प्रभाव हो रहा है इसमें विकास जो है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है हेरिडिटी आनुवंशिकी, ऑप्शन नंबर बी है एनवायरनमेंट वातावरण, ऑप्शन नंबर सी है अर्ली लेटर एक्सपीरियंस की प्रारंभिक और बाद के अनुभवों द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी है कॉन्टिन्यूटी की सततता या फिर निरंतरता द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, जैसे कि जो खान पान है, खेलना कूदना है, ये सब किस में आएगा, ये वातावरण के अंदर आएगा। ठीक है, कि जन्म से मतलब बच्चे को जिस तरह का उसके जीन्स होते हैं, ठीक है, तो उस रंग रूप उसका जो आकार होता है, ये जो चीज़ें होती हैं, उसकी आँखों का रंग, उसके बालों का रंग, ठीक है, तो ये सब चीज़ क्या है कि हेरिडिटी में आएगी। ठीक है, ये सब चीज़ किसमें, हेरिडिटी में आएगी। लेकिन किस तरह से आगे का मतलब खाना किस तरह से खाता है, उसका दिमाग
किस तरह से काम करेगा। अगर वो अच्छा खाना खाएगा, पौष्टिक आहार वो खाएगा, हेल्दी फूड खाएगा, तो किस तरह से उसका दिमाग काम करेगा। तो इन सब चीज़ों का जो प्रभाव पड़ेगा वो एनवायरमेंटल उसमें आएगा, ठीक है, एनवायरनमेंट का प्रभाव उसको कहा जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, एनवायरनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीचिंग स्ट्रेटजी इज मोस्ट लाइकली टू फोस्टर ही डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल ऑफ स्टूडेंट्स। कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों में क्रांतिक या फिर आलोचनात्मक चिंतन कौशल के विकास को सर्वोत्तम प्रकार से पोषित करती है। ठीक है, इनमें क्या है कि कई टाइप की योजना दी गई है, स्ट्रेटजी दी गई है टीचिंग की, ठीक है, शिक्षण की कई टाइप की योजना दी गई है। तो उसमें क्या है कि जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों में क्रांति का मतलब कि आलोचना, कि किसी चीज़ के प्रति क्रिटिकल थिंकिंग आना, कि क्रिटिकल थिंकिंग का जो उसके अंदर विकास है, उस कौशल का विकास है, वो किस तरह से हुआ। तो इनमें से कौन सी ऐसी विधि है जो उसको और भी ज़्यादा बढ़ाएगी बच्चे के अंदर, विद्यार्थी के अंदर। ऑप्शन नंबर ए है गिविंग अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट, कि एक बहुचयनात्मक परीक्षण देना। बहुचयनात्मक में क्या है कि एक क्वेश्चन हो गया और इसके अंदर 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो उनमें क्या है कि बच्चा क्या है कि और कई तरह से नहीं सोच पाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि वो डाइवर्जेंट जो थिंकिंग है उसकी वो नहीं हो पाती। ऑप्शन नंबर बी है असाइनमेंट फॉर स्टूडेंट्स टू क्रिएट टाइमलाइंस ऑफ इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल डेट्स। इसमें क्या है कि जो विद्यार्थी हैं उनसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तिथियों की काल रेखा बनवाने का कार्य करवाना, ठीक है। कि मतलब बच्चों को काम दे दिया, काम क्या दिया आपने कि हिस्ट्री में जो भी मेन डेट्स हैं, ठीक है, उनको क्या है कि आप पे लाइन बना रहे हो उनकी, मतलब लाइन बनवा ली बच्चों से और उनको याद करवाना। तो इसमें भी बच्चे मतलब एज इट इज़ वो कर रहे हैं, बुक का उन्होंने पढ़ा और उनको डेट्स को लिखा और उनको याद कर लिया। तो उन्होंने क्या है कि उसमें बच्चे ने कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचा, उसमें उनका चिंतन कौशल नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर सी है गिविंग वर्कशीट्स टू स्टूडेंट्स दैट रिक्वायर दैम टू रिकॉल द फैक्ट्स प्रेजेंटेड इन देयर टेक्स्ट बुक्स। कि जो विद्यार्थी हैं उनको इस प्रकार से कार्यपत्रक करने को देना कि जिसमें उन्हें उनकी पाठ्य पुस्तकों में दिए गए तथ्यों को पुनः स्मरण करना हो, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है कि इस तरह का उनको काम देना है, इस तरह का उनको वर्क देना है कि जिसमें क्या है कि उनकी जो पाठ्य पुस्तक है, उनकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं, तो उनके अंदर जो फैक्ट्स हैं कई सारे, तो उनको क्या है कि दोबारा से वो याद करें, उनका पुनः स्मरण करें, उनको रिकॉल करें। तो क्या है कि जो बच्चा एज इट इज़ जो उसमें लिखा हुआ है बुक्स में, उनको दोबारा से याद कर रहा है। उसमें क्या है कि वो अपना खुद से ना तो दिमाग चल कर रहा है उसमें, ठीक है, ना ही उनका दिमाग कुछ है एक्स्ट्रा उसमें सोच पा रहा है। तो उसमें क्या है कि चिंतन कौशल का विकास नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर डी है प्रेजेंटिंग स्टूडेंट्स विद स्टेटमेंट्स सच एज लाल बहादुर शास्त्री वॉज आवर ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर टू डिफेंड और रिफ्यूट। या फिर जो विद्यार्थी हैं उनको इस तरह के कथन प्रस्तुत करना कि लाल बहादुर शास्त्री अपने महानतम प्रधानमंत्री थे, ठीक है। कि ये जो कथन टीचर ने बोला है, टीचर ने उनको कहा है कि इस कथन का समर्थन करो या फिर इनको खंडन करो, ठीक है। कि कौन कौन सा बच्चा इसका समर्थन करता है, कि वो सोचेंगे इस चीज़ के बारे में कि वो समर्थन करेंगे, कि वो हाँ करेंगे टीचर को तो वो क्यों करेंगे, अगर वो इसका खंडन करेंगे तो वो क्यों करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि बच्चा अपनी तरफ से सोच रहा है, तो उसका जो चिंतन कौशल है वो अच्छे से उसका विकास हो रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, कि जो विद्यार्थी है उनको इस तरह का कथन जो है प्रस्तुत करना कि जो लाल बहादुर शास्त्री हैं अपने महानतम प्रधानमंत्री थे, और इस कथन का समर्थन अथवा खंडन कीजिए। तो क्या है कि जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो सोचने पर मजबूर होंगे। तो इस तरह से उनका चिंतन कौशल का विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एरिक्सन इन कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज टीनेजर्स एक्सपीरियंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कि एरिक्सन के अनुसार, जो एरिक्सन है उनके अनुसार जटिल समाज में किशोर किशोरियाँ निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था का अनुभव अधिक करते हैं, ठीक है। कि जो किशोर और किशोरियाँ होते हैं, एडोलेसेंट जो होते हैं, तो वो क्या है कि इनमें से जो ऑप्शंस दिए गए हैं कि किस तरह की चीज़ों का वो अनुभव करते हैं या फिर सामना करते हैं अपने टाइम में, ठीक है, जो वो 5-6 साल होती हैं उसमें। ऑप्शन नंबर ए है आइडेंटिटी क्राइसिस की तारतम्य या फिर पहचान संकट। ऑप्शन नंबर बी है आइडेंटिटी अचीवमेंट की पहचान उपलब्धि। ऑप्शन नंबर सी है आइडेंटिटी
मोरेटोरियम के पहचान विलंबन, और ऑप्शन नंबर डी है आइडेंटिटी फोरक्लोजर या फिर पहचान मोचन निषेध। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए आइडेंटिटी क्राइसिस की जो उनका जो खुद की उनकी पहचान होती है उसके बारे में उनके मन में संकट हमेशा रहता है कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, या फिर मुझे क्या करना है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनकी माइंड में हमेशा चलती रहती, जो एडोलसेंस होते हैं उनके अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है कि जो आइडेंटिटी क्राइसिस है वो उन सब चीज़ों का ज़्यादा अनुभव करते हैं जो किशोर और किशोरी अपने एज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज मोस्ट लाइकली टू गेट स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर पर्पज, कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों को अपने प्रयोजन पर विवेचना करने में सर्वाधिक सही है। कि विद्यार्थियों को जैसे मान लो कि कोई सब्जेक्ट आपने दे दिया, तो उसमें क्या है कि इसमें से कौन सा प्रश्न, उसके अंदर आप कोई प्रश्न दे रहे हैं तो विवेचना करने में अपने मतलब जो उसका प्रयोजन है उसके ऊपर विवेचना करने में क्या है कि कौन सा क्वेश्चन सबसे सही है। ऑप्शन नंबर ए है व्हाट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट टू यू इन योर लाइफ, कि आपके जीवन में आपके लिए क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर बी है हाउ कैन यू ऑर्गेनाइज योर लाइफ, कि आप अपने जीवन को किस प्रकार संगठित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी है व्हाट कैन यू डू टू गेट गुड ग्रेड्स, कि आप अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है हाउ कैन यू सेट बेटर शॉर्ट टर्म गोल, कि आप किस प्रकार बेहतर अल्पकालिक लक्ष्य बना सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी कि व्हाट कैन यू डू टू गेट गुड ग्रेड्स, कि आप अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, कि ये जो प्रश्न है वो विद्यार्थियों को अपने प्रयोजन पर विवेचना करने में सबसे सही होगा, कि वो किस तरह से अपना विवेचन वो कर रहे हैं या फिर अपनी स्टडी और इन सब चीज़ों के बारे में वो किस तरह से सोच रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या कि और ज़्यादा सोचेंगे इस चीज़ के बारे में कि वो ग्रेड मतलब अच्छे से अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए वो और क्या क्या कर सकते हैं, फिर कितनी अच्छी तरह से वो पढ़ सकते हैं, फिर क्या क्या उसको पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइल्ड्स सिम्टम्स व्हेन ही शी कैन नॉट स्टे फोकस्ड ऑन आर टास्क, एक्ट इम्पल्सिवली, इग्नोरिंग सोशल रूल्स एंड लैशिंग आउट विद हॉस्टिलिटी व्हेन फ्रस्ट्रेटेड इज इंडिकेशन ऑफ, कि जो बालक के लक्षण क्या है कि जब वह किसी कार्य पर केंद्रित नहीं रह पाता, आवेगपूर्ण क्रिया करता है, सामाजिक नियमों की वो परवाह नहीं करता और कुंठा के समय विद्वेषता के साथ अनाप शनाप बोलने लग जाता है। तो ये किस सब चीज़ों के संकेत हैं या फिर किस चीज़ के ये लक्षण हैं। ठीक है, सिम्टम्स हैं ये। ऑप्शन नंबर ए है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, की अवधान न्यूनता अति संक्रियता विकार के। ऑप्शन नंबर बी है स्लो लर्नर, कि वो स्लो लर्नर है, मंद अधिगम करता या फिर आराम से सीखने वाला। ऑप्शन नंबर सी है मेंटली रिटार्डेशन, की मानसिक मंदता। और ऑप्शन नंबर डी है अमेंसिया या फिर स्मृति लोपन का। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए कि अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, तो अवधान न्यूनता अति संक्रियता विकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग पीपल मेनली गर्ल्स एंगेज इन स्ट्रिक्ट डाइटिंग एंड एक्सेसिव एक्सरसाइज, दिस ईटिंग डिसऑर्डर इन एडोलेसेंस इज नॉन एज, कि किशोर कि जो अडोलसेंट के टाइम में जो किशोर होते हैं वो जन मुख्यतः बालिकाएं, कि स्पेशली उसमें जो गर्ल्स होती हैं वो किशोरी होती हैं, जो वो स्पेशली कठोर आहार आदतों और अत्यधिक अभ्यास कार्य को करने लगती हैं। ठीक है, कि जो उनकी डाइटिंग होती है वो ज़्यादा करने लगती हैं उस टाइम में। ठीक है, तो अभ्यास कार्य है वो भी ज़्यादा करने लगती हैं। किशोरों का यह आहार संबंधी विकार, ठीक है, यह आहार संबंधी जो विकार है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है एनोरेक्सिया नर्वोसा। ऑप्शन नंबर बी है ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस, की बाध्यता मनोग्रस्ती तंत्रिका ताप। ऑप्शन नंबर सी है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, की तंत्रिकीय विकास विकार। और ऑप्शन नंबर डी है बुलिमिया नर्वोसा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी
बुलिमिया नर्वोसा की इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, जो किशोरी होती है, जो गर्ल्स होती है स्पेशली टीनेजर्स में, तो वो क्या है कि उस टाइम अपनी उस एज में, टीनेज में क्या करती हैं को कठोर आहार आदतें अपनाती हैं और क्या करती हैं कि अभ्यास कार्य ज़्यादा करने लग जाती हैं। ठीक है, तो इस टाइप का जो आहार संबंधी ये विकार है वो क्या कहलाएगा उनका, बुलिमिया नर्वोसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सो गाइस, इसी तरह से हम CDP से रिलेटेड एस्टेट एग्ज़ाम के सभी PYQs डिटेल में डिस्कस करेंगे और एस्टेट एग्ज़ाम के सभी PYQs की PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डेली शेयर करूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे शेयर कर दूंगी, वहां से आप लर्न इजी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।